दोस्तों, भारत का इतिहास महान और वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है। कई योद्धाओं की कहानियां ऐसी हैं जो वीरता, बलिदान और आत्मसमर्पण की मिसाल पेश करती हैं। आज हम आपको वफादारी और सच्ची निष्ठा की एक ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये कहानी है गरुड़ प्रथा या गरुड़ बलिदान की, जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। जैसे किसी राजा के मरने के बाद उनकी रानी सती हो जाया करती थी, ठीक वैसे ही होयसला साम्राज्य में राजा के मरने के बाद उनके अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड्स आत्महत्या कर लिया करते थे। इन अंगरक्षकों को गरुड़ कहा जाता था। साल 1220 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें 1000 गरुड़ ने एक साथ सामूहिक रूप से आध्यात्मिक बलिदान दे दिया था। दोस्तों, कौन होते थे गरुड़ और कैसे होता था इनका चयन? क्यों ये बाकी योद्धाओं से अलग होते थे और राजा के मरने के बाद अपना बलिदान क्यों दे दिया करते थे? आइए सब जानते हैं। 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच दक्षिण भारत में होयसला साम्राज्य का शासनकाल रहा। इनका साम्राज्य वर्तमान समय के कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला हुआ था और ये काफी ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। होयसला राजाओं ने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में अहम योगदान दिया और सैकड़ों मंदिरों का निर्माण भी कराया, जो आज भी दक्षिण भारत में देखे जा सकते हैं। होयसला राजवंश के राजाओं ने अपनी रक्षा के लिए एक खास तरह की आर्मी यानी कि सुरक्षा दल की स्थापना की थी, जिसे गरुड़ आर्मी का नाम दिया गया था। इस आर्मी में राजा के स्पेशल गार्ड और अंगरक्षक होते थे। गरुड़ अंगरक्षक सामान्य सिपाहियों और योद्धाओं से अलग और खास होते थे। ये पूरी तरह से राजा और साम्राज्य के प्रति समर्पित होते थे। गरुड़ योद्धा बनने की कई शर्तें होती थीं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये होती थी कि राजा की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे, और फिर चाहे इनमें उनकी खुद की जान ही क्यों न चली जाए। इस स्पेशल आर्मी का नाम गरुड़ इसलिए रखा गया क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में गरुड़ को बहुत शक्तिशाली और ताकतवर पक्षी बताया जाता है। साथ ही वफादारी के मामले में भी गरुड़ पक्षी की मिसाल दी जाती है। जटायु ने मां सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वो जटायु पक्षी असल में गरुड़ ही था। गरुड़ योद्धा बनने से पहले एक लंबी रस्म निभानी पड़ती थी। जो भी सामान्य सिपाही या योद्धा गरुड़ बनना चाहता था, उसे सबसे पहले तो राजा की थाली में से चावल खाना होता था और राजा के प्रति वफादारी की कसम उसे खानी होती थी। वो ये कसम लेता था कि उसके रहते अपने राजा पर वो आज तक नहीं आने देंगे। दोस्तों, गरुड़ योद्धाओं की ट्रेनिंग भी बाकी योद्धाओं से अलग होती थी। गरुड़ योद्धाओं को तलवारबाजी, धनुर्विद्या, युद्ध कौशल, रणनीतिक कौशल आदि की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती थी। भाला फेंककर मल्लयुद्ध जैसी युद्ध कलाओं में भी इन्हें महारत हासिल होती थी। इनकी गति भी सामान्य योद्धाओं से तेज होती थी। शत्रु की चालों को भांपने के लिए इन्हें मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। शारीरिक शक्ति के साथ साथ इनकी मानसिक शक्ति का भी विकास किया जाता था, जिससे युद्ध के दौरान इनके मन में किसी भी प्रकार का भय न रहे। साथ ही अपने राजा और साम्राज्य की सभी जानकारी गोपनीय रखने की कसम भी इन्हें खिलाई जाती थी। किले की घेराबंदी और दूसरे राज्य पर आक्रमण के तौर तरीके भी गरुड़ योद्धाओं को सिखाए जाते थे और इस ट्रेनिंग में एक लंबा समय लगता था। हर तरह की स्थिति में ये युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, गरुड़ योद्धाओं की पहचान अलग से हो सके, इसके लिए उन्हें पैरों में एक गंड पेंडारा पहनाया जाता था। ये एक तरह की मोटी पायल होती थी जो चांदी या सोने की होती थी। इस पायल की छन छन की आवाज योद्धाओं को अपनी वफादारी और कसम की याद दिलाती थी। साथ ही गरुड़ योद्धा अपने शरीर पर कई टैटू बनवाते थे। उनकी तलवार, पोशाक और कवच भी स्पेशल डिजाइन के साथ तैयार किए जाते थे। सभी गरुड़ योद्धाओं को एक कोड लैंग्वेज सिखाई जाती थी, जिससे युद्ध भूमि पर वो इशारे में बात कर सके और उनकी बातों की भनक दुश्मन को न लगे। युद्ध भूमि में गरुड़ योद्धा अपने राजा को चारों ओर से घेर कर चला करते थे। राजा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी गरुड़ योद्धाओं की ही होती थी। होयसला राजा के गरुड़ अंगरक्षक की वीरता और वफादारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हुआ करते थे। दोस्तों, गरुड़ अंगरक्षक बनने के लिए एक और परंपरा का निर्वहन किया जाता था। अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती है तो उनके सभी गरुड़ अंगरक्षकों को भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। यह नियम गरुड़ अंगरक्षकों की राजा के प्रति वफादारी सिद्ध करने के लिए बनाया गया था। गरुड़ योद्धा सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि परलोक में भी राजा की सुरक्षा की कसम खाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि राजा के मरने के बाद गरुड़ योद्धा अगर आत्महत्या कर लेंगे तो वो स्वर्ग में जाकर भी अपने राजा की रक्षा कर पाएंगे। इसके लिए राजा की समाधि के पास ही उनके गरुड़ योद्धा अपनी तलवार से अपना सिर कलम कर लिया करते थे।
दोस्तों, गरुड़ योद्धाओं के आत्मसमर्पण की सबसे अनूठी मिसाल राजा वीर नरसिंह होयसला और राजा वीर बल्लाल सिंह के समय में देखने को मिलती है। एक युद्ध के दौरान जब दुश्मनों ने राजा नरसिंह को घेर लिया तो गरुड़ योद्धाओं ने चारों तरफ से किलेबंदी कर राजा को सुरक्षित बाहर निकाला। राजा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद दुश्मन की सेना से वो अंत तक लड़ते रहे। तो वहीं राजा वीर बल्लाल सिंह की कहानी और भी ज्यादा प्रेरणादायी है। उनके पास 1000 गरुड़ योद्धाओं की आर्मी थी। इस पूरी आर्मी के लीडर कुंवर लक्ष्मण थे। राजा के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण भाव अद्वितीय था। राजा को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। राजा वीर बल्लाल एक बार दुश्मन सेना से युद्ध कर रहे थे। एक युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब शत्रु की सेना ने राजा वीर बल्लाल को घेर लिया। उस समय गरुड़ अंगरक्षकों ने राजा के चारों ओर दीवार बनाकर उन्हें घेर लिया। हालांकि तब तक राजा गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। ज्यादा घायल होने और अधिक खून बहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु की खबर जैसे ही सभी गरुड़ योद्धाओं तक पहुंची तो उन्होंने आत्म बलिदान करने का फैसला किया। कुंवर लक्ष्मण ने अपने सभी 1000 गरुड़ सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे भगवान यानी कि हमारे राजा नहीं रहे, उन्हें स्वर्ग और परलोक में हमारी जरूरत हो सकती है। इसके लिए हम सब अपनी अपनी वफादारी साबित करेंगे और जो कसम हमने खाई थी उसका निर्वहन करेंगे। कुंवर लक्ष्मण के इतना कहने पर ही सभी गरुड़ अंगरक्षक आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए। वो ये काम मजबूरी में नहीं करते थे, बल्कि पूरे फक्र, खुशी और अभिमान के साथ अपने प्राणों की आहुति वो दिया करते थे। सभी 1000 गरुड़ अंगरक्षक राजा की समाधि वाली जगह पर इकट्ठा हुए और अपनी अपनी तलवारें निकालकर अपने अंग काटने शुरू कर दिए। किसी ने पेट में तलवार घोंप ली तो किसी ने अपना सिर कलम कर लिया। कुछ योद्धाओं ने एक एक करके अपने सभी अंग काटे। इस तरह से 1000 गरुड़ योद्धाओं ने आत्महत्या की। इन योद्धाओं के साथ सुगला देवी ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। सुगला देवी असल में राजा वीर बल्लाल की पत्नी थी और उन्होंने भी अपने पति के बाद आत्म बलिदान की कसम खाई थी। सुगला देवी ने अपने पति के साथ राज्य के निर्णयों में अहम भूमिका निभाई थी। मंदिरों और संस्कृति को संरक्षित करने में भी अपना अहम योगदान दिया था। 1000 गरुड़ योद्धाओं और सुगला देवी का ये आत्म बलिदान इतिहास के पन्नों में सबसे बड़े सामूहिक बलिदान में से एक माना जाता है। राजा की समाधि के पास ही उनके गरुड़ योद्धाओं की समाधि भी बनाई गई थी। गरुड़ योद्धाओं की समाधियों पर चित्रकारी और नक्काशी की जाती थी, जिसमें दिखाया जाता था कि ये अंगरक्षक कैसे राजा की सेवा कर रहे हैं और राजा की मौत के बाद किस तरह से अपना सिर कलम कर इन्होंने बलिदान दिया था। कर्नाटक के हाले बिंदु में एक स्तंभ बना हुआ है जिसमें कुंवर लक्ष्मण के समर्पण और सच्ची निष्ठा की एक कहानी भी लिखी हुई है। इस शिलालेख पर पुरानी कन्नड़ भाषा में वीरता की कहानी बयां की गई है। इसके अलावा कर्नाटक में और भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर गरुड़ योद्धाओं की मूर्ति और शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। बुलेर मंदिर में होयसला राजाओं और गरुड़ योद्धाओं की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। होयसला साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हाले बिंदु में भी गरुड़ योद्धाओं की वीरता दर्शाने वाले कई अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी होयसला साम्राज्य के गरुड़ अंगरक्षकों की वफादारी, सच्ची निष्ठा और समर्पण की एक ऐसी कहानी जो शायद ही आपको और कहीं सुनने को मिलेगी। दुनिया के किसी भी कोने में राजा के प्रति ऐसा समर्पण भाव देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, गरुड़ अंगरक्षकों की वफादारी और सच्ची निष्ठा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।